नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सवाल में कहता है कि अर्जुन लिमिटेड फार्म इक्विपमेंट बेचता है थ्रू इट्स डीलर्स। कंडीशन ये है कि 14 दिन तक पेमेंट हो जाना चाहिए और अगर नहीं होता है तो इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद 15% पर एनम। लेकिन कंपनी ने पास्ट में ऐसा कोई भी इंटरेस्ट रियलाइज़ नहीं किया है, मतलब उन लोगों को मिला नहीं है। लेकिन अब कंपनी चाहता है कि वो इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करे जिसका अमाउंट 9 लाख आया है। तो क्या ये इनकम को रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं, आपको बताना है। तो एज़ पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, इंटरेस्ट इनकम को हम लोग तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कंडीशन, हम लोगों को कंसिडरेशन मिलने में कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, और दूसरा कि इंटरेस्ट एक्रू हो गया है। अब गिवन केस में हम लोगों को मालूम है कि कंपनी ने कभी भी इंटरेस्ट रियलाइज़ नहीं किया है पास्ट में, तो कभी भी नहीं किया है तो ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। सर्टेन नहीं है कि ये कंसिडरेशन फिर से मिल ही जाएगा इसको, इसीलिए यहाँ पर कंपनी गलत है। तो पढ़ते हैं। एज पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, वेन एवर इंटरेस्ट इनकम इज टू बी रिकॉर्डेड देन फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन। नंबर 2, इंटरेस्ट इज एक्रूड ओवर टाइम। In the given case, A Limited has never realized any interest from its dealers. Hence, chance of collection is 0%. Therefore, company cannot record revenue from interest. इस सवाल में कहता है कि एक्स लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक डिसीजन लिया है कि ये लोग सेल प्राइस बढ़ाने वाला है कुछ आइटम्स का, और बढ़ाने वाला है ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक। तो इस समय 5 लाख इन लोगों को रिकॉर्ड करना है एडिशनल सेल। लेकिन कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो दुविधा में है और आपसे सजेशन मांग रहा है। हम लोगों को एज़ पर AS9 ये मालूम है कि जब भी हम लोग प्राइस को बढ़ाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे, जिसका सेल हम लोग पहले कर चुके हैं, रिकॉर्ड भी कर चुके हैं, तो उस केस में हम लोग जो एडिशनल सेल है वो रिकॉर्ड तभी करेंगे अगर सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन है। अगर हम लोग को पक्का मालूम है कि हम लोग को कलेक्शन होगा ही, तभी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए आंसर को एक बार रीड कर लेते हैं। वेन एवर प्राइसेस आर रिवाइज रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर विच सेल हैज़ ऑलरेडी बिन रिकॉर्डेड, then additional sale price should be recorded if entity has certainty of its collection. Hence, X Limited can recognize 5 lakh only if there is certainty of its collection. इस सवाल में A लिमिटेड ने B लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जिसमें कि A लिमिटेड को 25,000 का गुड्स हर महीने भेजना है 4 महीने तक, और इसका पेमेंट अभी ही ये ले लिया है। अब ए लिमिटेड जो है वो गुड्स को डिस्पैच करने चालू कर दिया। पहला महीना भेजा और दूसरा महीना भेजा, लेकिन तीसरा महीना में ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी बी लिमिटेड रिक्वेस्ट किया ए लिमिटेड को कि अभी और गुड्स मत भेजो, अभी जितना भी गुड्स बचा हुआ है उसको अपने पास रखो, बाद में हम लोग तुम लोग से ले लेंगे। अब ए लिमिटेड ने जो गुड्स अब तक डिलीवरी किया है, 2 महीना का डिलीवरी किया है, 25,000 मिला करके 50,000, तो उसको ही ये रिकॉर्ड किया है सेल बोल करके। और बाकी जो अभी नहीं डिलीवर कर पाया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बायर, तो उसको ये लोग एडवांस में डाल दिया है, एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट सेल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के प्रोविजन के हिसाब से आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर बायर के रिक्वेस्ट पे डिलीवरी पोस्टपोन हो रहा है, अगर बायर के रिक्वेस्ट पे डिलीवरी पोस्टपोन हो रहा है तो वो सेल कहला जाएगा पहले ही। एक बार रीड कर लेते हैं। एज पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, वेन एवर डिलीवरी इज डिलेड एट बायर्स रिक्वेस्ट, it is still considered as sale since risk and reward have already been transferred. Hence, revenue is recorded. In the given case, A Limited has agreed to deliver goods worth 25,000 every month for 4 months. Delivery is delayed for 3rd and 4th month due to buyer's request, but sales should be recorded for all 4 months, rupees 1 lakh. A Limited is not correct in recording sales at 50,000 and recording advance 50,000. इस सवाल में कहता है कि मैसर्स मून लिमिटेड ने मिस्टर स्टार को 6.5 लाख का गुड्स बेचा है और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 53,000 का। अब जैसे ही सेल हो गया तो मिस्टर स्टार ने पाया कि 67,000 का जो गुड्स है वो तो डिफेक्टिव है, तो उसको वो रिटर्न कर दिया और उसके पास जितना बकाया था पेमेंट के लिए 5,30,000 पे कर दिया। 5,30,000 कैसे पे किया? 6.5 लाख में से 53,000 का उसको ट्रेड डिस्काउंट मिला था और बाकी 67,000 का गुड्स वो रिटर्न कर दिया, तो बाकी जितना उसको पे करना था 5,30,000 पे कर दिया। अब मून लिमिटेड का जो अकाउंटेंट है वो सेल बुक कर दिया है 5,30,000 पे ही। तो क्या ये सही किया है, वो आपको बताना है एज़ पर AS9। तो एज़ पर AS9 हम लोगों को मालूम है कि जब भी हम लोग सेल करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं और जितना अमाउंट आता है उसको बुक करते हैं, और अगर बाद में कोई गुड्स रिटर्न हुआ तो उसको सेल रिटर्न करके शो करते हैं, ना कि एडजस्ट करके सेल से। तो इस केस में देखा जाए तो मून लिमिटेड ने 6,50,000 का गुड्स बेचा था,
तो वो रिकॉर्ड कितना में करेगा, 6,50,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो कि 53,000 है। तो 6,50,000 माइनस 53,000 निकल के आता है 5,97,000। तो इतना का सेल उसको बुक करना चाहिए और बाद में जो 67,000 का रिटर्न हो गया है गुड्स, उसको सेल रिटर्न करके बुक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंट क्या किया है, 5,30,000 पे ही बुक कर दिया है, तो ये गलत किया है। तो चलिए एक बार आंसर को रीड कर लेते हैं। एज पर AS9 revenue recognition, whenever goods are sold, trade discount should be deducted if any, and if goods are returned later on, it should not be adjusted in sale, rather it should be considered as sale return. In the given case, Moon Limited sold goods worth 6,50,000, but trade discount was allowed for 53,000, hence sale should be recorded at 5,97,000, that is 6,50,000 minus 53,000. Now return of 67,000 should be recorded as sale return. Accountant is not correct in recording sales at 5,30,000. इस सवाल में कहता है कि सरिता पब्लिकेशन जो है वो मंथली मैगजीन पब्लिश करता है मंथ के 15 तारीख को, और इसमें ये एडवर्टाइजिंग स्पेस को बेचता है। कंपनी का ये टर्म्स है कि 80% ऑफ द सेल वैल्यू एडवांस में पे होना चाहिए और बाकी जो 20% है ये विद इन 30 डेज ऑफ द रिलीज ऑफ द पब्लिकेशन। अब मार्च 2014 को जो ये पब्लिकेशन करने वाला है उसके लिए इशू किया फरवरी 2014 को, ताकि एडवांस ले सके। अब एडवांस इसको मिला 10/3/2014 को, फिर 15 तारीख को ये पब्लिश किया, उसके बाद 10/4/2014 को बाकी जो पेमेंट था 60,000 वो मिल गया इसको। अब आपको AS9 के अकॉर्डिंग ये बताना है कि रिवेन्यू कब ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, और ये भी बताना है कि कब रिकॉग्नाइज करेगा अगर ये पब्लिकेशन डिले हो गया टिल 2/4/2014। अब सिंस हम लोगों को मालूम है कि जो भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो एक कॉम्प्लीटेड सर्विस होता है। एक बार हम लोग सर्विस दिए, कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग पेमेंट ले लिए। तो जब भी कॉम्प्लीटेड सर्विस होता है, तो जब कंप्लीट होता है सर्विस तभी हम लोग रिवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कब कंप्लीट हो रहा है सर्विस, जब हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन पब्लिश करने से पहले तो हम लोग को पैसा मिल गया, तब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को पैसा एडवांस में मिल गया तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब जब रिलीज़ होगा हम लोगों का मैगज़ीन, उस दिन हम लोग का रिवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम लोग का रिवेन्यू हम लोगों ने कमा लिया, तो उस दिन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो जो एडवांस है उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। एडवांस फॉर एडवर्टाइजमेंट डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल। अब डेटर डेबिट क्यों किए, क्योंकि 60,000 का अमाउंट अभी भी नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग का उतना अमाउंट डेटर्स बन गया। अब बाकी का जो अमाउंट था वो 10/4/2014 को हम लोगों को मिल गया, तो उस दिन हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब आंसर को रीड कर लेते हैं। एज पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, वेन एवर रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज इज टू बी रिकॉर्डेड देन फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। नंबर 2, सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड ऑन कंप्लीटेड सर्विस बेसिस और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस। इन द गिवन केस, S Limited publishes a magazine for which it collects advertisement revenue. It should recognize revenue upon release of advertisement since it is a completed service. तो अब 10/3/2014 को जब ये एडवांस लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर एडवर्टाइजमेंट। 15/3 जब हम लोग मैगजीन को रिलीज़ किए, एडवांस फॉर एडवर्टाइजमेंट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और जब बाकी का पैसा उसको मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। इफ पब्लिकेशन वॉज डिलेड टू अप्रैल 2014 देन रिवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन अप्रैल 2014। टिल देन अमाउंट रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड एज एडवांस। इस सवाल में कहता है कि वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड का कुछ रिसोर्स यूज़ किया है, इसके बदले में वाई लिमिटेड ने 10 लाख और 15 लाख इंटरेस्ट और रॉयल्टी दिया है। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट और रॉयल्टी जो दिया है ये सबको किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर होगा, एज पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी कैन बी रिकॉर्डेड इफ नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, एंड फॉर इंटरेस्ट टाइम हैज elapsed, for royalty conditions given in agreement have been satisfied। इस सवाल में कहता है कि SCL लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचता है डीलर्स को। एक कंडीशन ये है कि डिलेड पेमेंट पे 2% पर एनम करके इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि इंटरेस्ट रिकवरी का परसेंटेज बस 10% है, यानी कि 90% चांस है कि ये इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन कंपनी इसको रिकॉर्ड करना चाहता है बुक्स में, तो क्या आप एग्री करते हैं? तो एज़ पर AS9 हम लोग रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब हम लोगों को कोई भी डाउट ना हो कलेक्शन पर। लेकिन यहाँ तो डाउट है, बस 10% ही चांस है कि इंटरेस्ट रिकवर हो पाएगा, तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आंसर को आप एक बार रीड कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। इस सवाल में कहता है कि एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 सेल कब रिकॉर्ड करना चाहिए। तो एज़ पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन, सेल शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड।
नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन और इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, एंड सेकंड वन ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू द बायर और ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड टू द बायर। इस सवाल में मैसेज सी लिमिटेड जो है वो एक्रूअल बेसिस पे इनकम फ्रॉम डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया है 5 लाख का। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि अब तक रॉक लिमिटेड ने ऐसा कोई डिविडेंड प्रपोज ही नहीं किया है। इन लोगों ने 31 मार्च तक रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन रॉक लिमिटेड ने प्रपोज किया है डिविडेंड 10 अप्रैल को 20%। उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 30 जून 2011 को। तो आपको बताना है कि क्या ये जो ट्रीटमेंट किया है सी लिमिटेड ये सही किया है या गलत किया है। तो हम लोग डिविडेंड इनकम को तभी बुक करते हैं जब हम लोगों को श्योर शॉट मालूम रहता है कि डिविडेंड मिलने वाला है। इसका मतलब कि जब अप्रूव हो जाता है एजीएम में, तब हम लोग ये अश्योर कर सकते हैं कि अब तो डिविडेंड मिलेगा ही, तभी हम लोग रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्रपोजल से पहले ही लोग रिकॉर्ड कर लिया है एक्रूअल बेसिस पे, तो ये लोग गलत किया है। आंसर रीड करते हैं। एज पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, whenever dividend income is to be recorded, following conditions should be checked: no uncertainty regarding consideration and ultimate collection. Dividend has been declared. In the given case, Rock Limited has declared dividend on 30 जून 2011, but C Limited had recorded income in 2010-11, which is not correct. अब इस सवाल में पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड का कुछ डिटेल दिया गया है। उस डिटेल के आधार पर हम लोग को बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम लोग एज पर AS9 फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2015। चलिए तो दोनों सवाल और जवाब को साथ ही साथ देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट में कहता है कि 60,000 का गुड्स बेच दिए हैं 20/3/2015 को, लेकिन बायर के रिक्वेस्ट पे इसको डिलीवर किए हैं 10/4/2015 को। अब सिंस ये डिलीवरी में जो पोस्टपोनमेंट हुआ है ये बायर के रिक्वेस्ट पे हुआ है, तो हम लोग सेल कंसिडर कर लेंगे जब हुआ हो। तो सेल 20/3/2015 को ही हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका मतलब ये जो सेल है वो इसी साल के रिकॉर्ड होगा। अब अगला पार्ट में कहता है 1.5 लाख का गुड्स भेजा है कंसाइनमेंट बेसिस पे, लेकिन 20% अभी अनसोल्ड है कंसाइनी के पास। तो अगर कंसाइनी के पास 20% अनसोल्ड है तो 80% बिक गया होगा, तो 80% को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 1.5 लाख का 80% 1,20,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। और अगला पार्ट में कहता है कि 1,20,000 का गुड्स हम लोग सोल्ड किए थे अप्रूवल बेसिस पे। पीरियड ऑफ अप्रूवल दिए हैं 3 मंथ, यानी 3 मंथ तक अगर कोई अप्रूवल नहीं आया तो उसको सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन बायर ने अप्रूवल भेज दिया है फॉर 75% गुड्स अप टू 31/1/2015, और बाकी के लिए अप्रूवल नहीं मिला है 31/3/2015 तक। तो 31/1/2015 को जब हम लोगों को अप्रूवल मिल गया तो उतना तक का हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे उसी दिन। तो 1,20,000 का 75% यानी 90,000 रिकॉर्ड कर लेंगे 31/1/2015 को, और बाकी जो हम लोगों को नहीं मिला उसका हम लोग रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे तब जब पीरियड ऑफ अप्रूवल ख़त्म हो जाएगा। तो कब ख़त्म हो रहा है, हम लोगों ने 1 दिसंबर 2014 को गुड्स बेचा है, तो वहाँ से 3 महीना बाद यानी कि 1 मार्च 2015, तो इस दिन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बाकी 25%। 1,20,000 का 25% दैट इज़ 30,000। अब अगला पार्ट में कहता है कि ये सारे सेल के बजाय और ये कैश सेल किया है 7,80,000 का, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 5% का, तो इसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। तो निकल के आता है 7,41,000। तो टोटल रिवेन्यू अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। अब ये सवाल बहुत यूनिक लगता है देखने में। कहता है कि 15 तारीख को ये रॉ मटेरियल था, इसका कॉस्ट 1 लाख था और NRV 80,000 था। इसके बाद अगला स्टेज आया WIP1, इसमें इसका कॉस्ट इतना था, NRV इतना था। फिर इसका अगला स्टेज आया WIP2, इसमें कॉस्ट इतना था, NRV इतना था। उसके बाद ये फाइन पेपर रोल बन गया, तभी कॉस्ट इतना था और NRV इतना था। इसके बाद ये सेल करने के लिए रेडी हो गया कब, 20/2/2016 को, जब कॉस्ट इतना था और NRV इतना था। इसके बाद सच में सेल एग्री हुआ और इनवॉइस रेज हुआ 15/3/2016 में, तभी कॉस्ट 2 लाख तक लगा था और NRV था 3.5 लाख। फिर डिलीवरी और पेमेंट हुआ 2/4/2016 को, तभी कॉस्ट था 2 लाख और NRV था 3.5 लाख। आपको बताना है कि किस स्टेज पे हम लोग रिवेन्यू को बुक कर सकते हैं और नेट प्रॉफिट कितना बुक कर सकते हैं एज पर AS9। तो एज पर AS9 रिवेन्यू रिकॉग्निशन सेल हम लोग तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब दोनों कंडीशन पास हो। पहला कंडीशन है नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, और दूसरा कंडीशन है ट्रांसफर ऑफ गुड्स और रिस्क एंड रिवार्ड टू बायर। अब हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि 15/3/2016 को इनवॉइस इशू कर दिया था और सेल एग्री हो गया है। इसका मतलब कि इसी दिन रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफ़र हो गया होगा, तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं रिवेन्यू, अज्यूमिंग कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कलेक्शन पर। तो आंसर रीड करते हैं।
In the given case, sale was agreed on 15/3/2016 and invoice was issued. It means risk and reward were transferred on 15/3/2016. Assuming no uncertainty on collection, entity should record revenue. अब ये सवाल रेपिटेशन है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार आप सॉल्यूशन देख लें। इस सवाल में आपको बहुत सारा केस दिया हुआ है और हर केस में आपको बताना है कि क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा और अगर होगा तो कब होगा। सबसे पहला पार्ट में कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट रिसीव्ड। तो ट्रेड डिस्काउंट और वॉल्यूम रिबेट को हम लोग लेस कर देते हैं रेवेन्यू से, देयरफॉर इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि वेयर गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर्स फॉर रीसेल। तो जब हम लोग रीसेल करते हैं तो जनरली रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिए हैं, रिस्क एंड रिटर्न ट्रांसफ़र हो गया है, तो इस बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं रेवेन्यू। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि वो प्रोडक्ट रीसेल होने वाला है, तो उस केस में हम लोग इसको कंसाइनमेंट सेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आंसर में लिखा हुआ है व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर्स जनरली रेवेन्यू कैन बी रिकॉर्डेड बिकॉज ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, बट इन सम सिचुएशंस वेयर द बायर मे बी एन एजेंट फॉर रीसेलिंग, देन इन सच केस सेल शुड बी ट्रीटेड एज कंसाइनमेंट सेल। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है इंश्योरेंस एजेंट्स कमीशन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। तो आंसर में लिखा है इंश्योरेंस एजेंट कमीशन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इफेक्टिव कमेंसमेंट और रिन्यूअल डेट ऑफ रिलेटेड पॉलिसी। अब अगला सवाल में कहता है कि 11 मार्च को गुड्स बेचे हैं एक्स मार्ट को 50,000 का, लेकिन एक्स मार्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि अभी वो लोग का शोरूम रिफर्बिश हो रहा है, तो डिलीवरी देना हम लोगों को 12 अप्रैल को। तो हम लोगों को मालूम है कि अगर डिलीवरी पोस्टपोन होता है एट बायर्स रिक्वेस्ट, तो हम लोग वही डेट को सेल कंसिडर कर लेते हैं जो एक्चुअली में हुआ है, यानी कि 11 मार्च को जो सेल हुआ है उसी दिन हम लोग सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, ना कि जिस दिन डिलीवर हुआ है। तो 11 मार्च को ही हम लोग सेल रिकॉर्ड कर लेंगे 50,000 का। तो यहाँ पर हम लोगों ने AS9 का जितना भी टाइप का क्वेश्चन था उसको देख लिया और आशा करता हूँ कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आए। तो अब हमें आज्ञा दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।